आज प्रश्न लिए हैं हम लोग, आधुनिक राज्यों की उत्पत्ति एवं विकास को रेखांकित कीजिए। मतलब क्या है कि आधुनिक राज्य, जो अभी आप राज्य देख रहे हैं, भारत एक राज्य है, चीन एक राज्य है, या और भी कोई भी राज्य आप देख रहे हैं, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास जो अभी क्रम स्थिति में है, ये कैसे पहुंचा, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे कि आधुनिक राज्य की उत्पत्ति एवं विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल खंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन गवर्नेंस में या हिस्ट्री में भी इनकी लगाव देखी जा सकती है। तो देखते हैं आधुनिक राज्य की उत्पत्ति। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में एक शब्द आपको कीवर्ड मिलेगा का राज्य, ठीक है, और एक आधुनिक राज्य, ये दोनों शब्द मिलाकर आप लिख सकते हैं इनका इंट्रो। तो इंट्रो कैसे लिखेंगे, तो राज्य है क्या, तो राज्य अगर एक लाइन में बोले तो राज्य एक विकासशील संस्था है। राज्य एक संस्था है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर इसको चलाते हैं, तो क्या हो गई, संस्था हो गई। तो राज्य एक विकासशील संस्था है। क्या होगा, राज्य एक विकासशील संस्था है, ठीक। तो राज्य एक विकासशील संस्था है, यहां तक समझ में। अगर बात करें आगे इंट्रो का राज्य में, तो राज्य एक प्रकार का संस्था है जो विकासशील संस्था है। राज्य किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य ना ही किसी दैविक देन का परिणाम है, मतलब कोई देवता आया और राज्य बना दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले जो हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा, किसके बारे में, ब्रिटेन के इतिहास के बारे में आते हैं, चार्ल्स जेम्स जो भी है, अपने आप को देवता का दूत बताते हैं, कोई देवता का पुत्र बताते हैं। तो क्या है कि राज्य एक संस्था है। कैसी संस्था है, तो राज्य एक विकासशील संस्था है। यह ना ही किसी समझौते का परिणाम है, ना ही किसी देवी देन है या देवीय शक्ति का देन है, और ना ही यह किसी शक्ति का परिणाम है। यहां तक बातें समझ आई। अब है क्या, तो राज्य शताब्दियों से हुए, क्योंकि हम ये क्या बोले, विकासशील संस्था। विकासशील संस्था मतलब जो पहले से विकास करता आ रहा हो और आगे और भी विकास की संभावना हो, उसको क्या कहेंगे, विकासशील संस्था कहेंगे। तो यह शताब्दियों से क्रमिक विकास का परिणाम हुआ है। आधुनिक राज्य क्या है, शताब्दियों से क्रमिक विकास। कैसे विकास, शताब्दियों से क्रमिक विकास का परिणाम आया है, परिणाम है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें तो यह अभी वाला अपूर्ण राज्य जो है, अपूर्ण अव्यवस्थित शक्ति से, अभी आधुनिक राज्य अव्यवस्थित शक्ति से एक पूर्ण और विकसित राज्य तक पहुंचने में एक लंबा समय लिया है, जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। हम क्या बोल रहे हैं कि अव्यवस्थित अपूर्ण राज्य से आधुनिक राज्य तक, क्या बोल रहे हैं, आधुनिक राज्य तक पहुंचने में एक लंबा समय लगा है, जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। एक लंबा समय लगा है जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है, विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है, और जिसके प्रमुख चरण निम्नलिखित है, ठीक। तो अब आप पॉइंट में आ जाएंगे। तो इंट्रो में आप आधा पेज से ज्यादा लिख चुके हैं। क्या क्या लिखे हैं, राज्य एक विकासशील संस्था है। उसके बाद आप लिखे कि राज्य जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ना ही राज्य किसी देवीय शक्ति के कारण उत्पन्न होता है, ना पालित होता है, ना ही राज्य जो है किसी विशेष शक्ति का अंतर्गत कार्य करती है। राज्य एक विकासशील संस्था है जो शताब्दियों से हो रहे क्रमिक विकास के फलस्वरूप अभी तक पहुंचा है, अभी तक की स्थिति में पहुंचा है। राज्य एक अपूर्ण अव्यवस्थित शक्ति से जो है आधुनिक राज्य तक पहुंचने में कई साल लगे हैं, कई 100 साल लगे हैं, या कई 1000 साल लिख दीजिएगा, जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है, जिसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। पहला आप लिखेंगे, पहला चरण में कबीलाई राज्य। क्या लिखेंगे, कबीलाई राज्य। कबीलाई समझते हैं, कबीला किसको कहा जाता है, वो जो जनजाति लोग जंगल में रहा करते हैं, उन लोगों का एक विशेष ग्रुप होती है, उसी को क्या कहते हैं, कबीला कहा जाता है। कबीला राज्य का क्या तात्पर्य है, अगर आप इसमें लिखें कि संस्था की सबसे छोटी इकाई जो है वो है परिवार। मतलब सबसे छोटी संस्था क्या होती है, परिवार होती है। परिवार सबसे प्राचीनतम संगठन भी है, सबसे छोटी इकाई परिवार है, और सबसे प्राचीनतम संगठन भी क्या है, परिवार है। और कई परिवार जब संगठित रूप से मिलता है तो क्या बनता है, एक कबीला का निर्माण होता है, जिसमें कबीला में एक मुखिया होता है और शेष प्रत्येक व्यक्ति को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ राज्य का प्रथम लक्षण दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति राज्य का आज्ञा का पालन करता है, और आज्ञा पालन न करने पर उसे दंड दी जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु दंड भी दी जाती
है। तो हम क्या बोले, इसमें क्या लिखना है कि संस्था का सबसे छोटी इकाई परिवार। अब परिवार जो है सबसे प्राचीनतम संगठन भी है, क्या है, प्राचीनतम संगठन भी है। ठीक, अब कई परिवार मिलकर जब एक साथ रहते थे तो क्या कहलाता था, कबीला कहलाता था। ठीक, और कबीला में राज्य का प्रथम लक्षण दिखता है, क्या दिखता है राज्य का प्रथम लक्षण, कि राज्य का प्रथम लक्षण ये दिखता है कि इस कबीला में एक मुखिया होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इस मुखिया के आदेश का पालन करना पड़ता है, जैसा कि राज्य में होता है। ठीक, तो मुखिया का आदेश का पालन करना पड़ता है, आदेश का उल्लंघन करने पर मुखिया व्यक्ति को दंड देता है, यहाँ तक कि उसे मृत्यु दंड भी देता है। यहाँ तक ये आ गया। अगला पैराग्राफ में लिखेंगे कि उस समय जब थोड़ी सी विकास हुई लोगों की बुद्धि में तो क्या करने लगे, अधिक शक्तिशाली, अगला पैराग्राफ में, शक्तिशाली कबीले जो थे, शक्तिशाली कबीले अपने से कमजोर कबीले पर आक्रमण कर लेता था, कमजोर कबीले पर आक्रमण कर लेता था और आक्रमण करके उस पर राज्य करने लगता था। तो जहां से एक छोटे से राज्य का क्या हुआ, जहां से राज्य की विकास सिद्धांत का विकास हुआ, जहां से राज्य की सिद्धांत का विकास हुआ। ठीक, सिद्धांत का विकास हुआ। कबीलाई राज्य से क्या हुए कि बोले एक शक्तिशाली कबीला क्या करता था, अपने से कमजोर कबीले पर आक्रमण करके उसे जीत लेता था और उस पर शासन करने लगता था, जहां से क्या हुआ कि एक राज्य की सिद्धांत का उत्पत्ति हुआ। अब अगला दूसरा नंबर आप लिखेंगे प्राच्य साम्राज्य। प्राच्य मतलब होता है पुराना, प्राच्य साम्राज्य लिखिए या प्राचीन साम्राज्य लिखिए, साम्राज्य। इसके अंतर्गत क्या आएगी, देखिए होता क्या था कि आप सुने होंगे कि चीन के कुछ जाति जो है चारागाह के खोज में भारत आए, जैसे कि कुषाण के बारे में सुने होंगे आप, वो चारागाह थे, ये क्या था, चरवाहा जनजाति था, तो चारागाह के खोज में भारत आए और बस गए। तो उसी तरह स्थिति क्या बनती थी कि प्रारंभिक काल में कबीले चारागाह की खोज में उपजाऊ भूमि और सुविधाजनक स्थान में भटकते रहते थे। क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभिक काल में कबीले जो हैं चारागाह की खोज में, उपजाऊ भूमि, सुविधाजनक स्थान के लिए भटकते फिरते थे। इस प्रक्रिया में वो वहां बस गए जहां उसे जीवन यापन करने की अधिक सुविधाएं प्राप्त हुई। इसी क्रम में भारत में सिंधु और गंगा का मैदान, चीन में हुआंगहो, हुआंगहो देखिए क्या है, चीन में एक नदी है हुआंगहो, हुआंगहो का मैदान में बसे और वहां से इन्होंने प्राचीन साम्राज्य की स्थापना की। मतलब जो एक विशेष समूह गए वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किए ताकि कोई अन्य लोग जो है वहां आकर उनकी सुविधा का फायदा ना उठाए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो एक विशेष प्रकार का राज्य का आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राच्य साम्राज्य या प्राचीन साम्राज्य कहते हैं। इसके बाद आता है यूनानी नगर साम्राज्य, तीसरा पॉइंट में, तीसरा नंबर पे क्या आएगा, यूनानी नगर साम्राज्य। इसमें क्या लिखेंगे आप, यूनानी नगर साम्राज्य। यूनान में मुख्यतः पहाड़ों और नदियों के बीच, पहाड़ों के तलहटियों पर एक विशेष प्रकार के गांव और नगर बसाए गए। ये गांव जो है क्या बोल सकते हैं, रक्त संबंध स्थापित करने वाले परिवारों में ने बसाए और धीरे धीरे ये जो है परिवार वाला जो सिद्धांत था ये बहर कर क्या हो गया, सामाजिक सुरक्षा के समूह वाले सिद्धांत में परिवर्तित हो गया। क्या बोल रहे हैं, ये कि विशेष रक्त संबंध स्थापित करने वाले ने अपने परिवार के लोगों ने बसाया था पहाड़ों के तलहटियों में, नदियों के किनारे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो अब ये क्या हो गया, उसके अंतर्गत क्या आई कि एक भावना आई कि अब वो भावना जो है स्व राज्य से उठकर यानी परिवार से उठकर सामाजिक संगठन में, सामाजिक एकता की भावना में हो गई। पारिवारिक एकता से बढ़ करके आया, सामाजिक एकता में स्थापित हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है। जब पारिवारिक एकता से बढ़कर सामाजिक एकता में हो गया तो वहाँ एक अलग अलग जगह पहाड़ों के नीचे और तलहटियों में विशेष नगर बसाए गए और गांव बसाए गए और जो स्वशासित होता था, स्वच्छंद होता था, तो ये एक विशेष प्रकार का राज्य है। अगला में आप लिखेंगे कि वैदिक यानी इसी समय, अगला पैराग्राफ है, इसी समय जहां यूनान में नगर राज्य का सिद्धांत स्थापित हुआ था उसी समय भारत में जो है मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य का स्थापना हो रहा था। ठीक, और मगध साम्राज्य के बारे में लिखना है कि यह राजतंत्रात्मक था, कैसे कैसे सुरक्षा, युद्ध, सारी बातें आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आगे जो आती है, अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा आपका सामंती राज्य। क्या आएगा, चौथा पॉइंट, सामंती राज्य।
लिखेंगे सामंती राज्य एक प्रकार का राजतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें एक बड़े राजा के अंतर्गत छोटे छोटे कई राजा होते थे जो अपने क्षेत्र के लिए स्वतंत्र राजा होते थे, लेकिन समय समय पर बड़े राजा को जिसके अंतर्गत वे सामंत होते थे उसको नजराना भेजा करते थे। तो यह एक सामंती राज्य व्यवस्था थी। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य लिखेंगे 16वीं 17वीं शताब्दी में एक राष्ट्र का सिद्धांत का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय राज्य क्या बोल रहे हैं हम अगला, 16वीं 17वीं शताब्दी में राष्ट्र के सिद्धांत का निर्माण हुआ और राष्ट्र के सिद्धांत के अंतर्गत लोग जो है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अपने आप को अलग देश मानने लगे। जैसे भारत एक देश बना, चीन एक देश बना। अब इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था को देखने के लिए अलग अलग छोटे छोटे राज्यों का स्थापना किया जो आधुनिक राज्य की स्थापना के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक, यहां तक आप देख लिए कहां से हम लोग कबीलाई राज्य से होकर आधुनिक राज्य तक गुजर गए। इसको एक बार आप रिप्ले करके देखिए, दोबारा आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग कि राज्य के विकास में सहायक तत्व क्या क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य का विकास होता कैसे कैसे है। देखिए, ये प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है कि राज्य के विकास में सहायक तत्व क्या क्या है। अगर नहीं भी पूछे तो देखिए किसी अन्य प्रश्न का, जैसे अगर पूछे राज्य का विकास का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो आप लिखते लिखते एक अलग पैराग्राफ बना देंगे कि राज्य के विकास में निम्न सहायक तत्व शामिल होते हैं, उसके बाद इसको लिख देंगे आप। या पूछे राज्य के विकास का वर्णन करें, जैसे कि जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति और विकास का, तो बताएंगे, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिख देंगे कि इसके विकास के निम्न सहायक तत्व भी शामिल है। तो मतलब आप किसी अन्य क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं इनको, क्वेश्चन को लंबा करने के लिए। ठीक, अन्यथा अलग क्वेश्चन के रूप में पूछे तो ये सहायक है, ये बहुत अच्छा तो है ही है। तो आप लिखेंगे कि राज्य का विकास का जो सहायक तत्व है कैसे कैसे हुई। देखो क्या कि जिस प्रकार आदमी की भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ। इंट्रो बनाने का एक नया तरीका बताते हैं, किसी और चीज का एग्जाम्पल देके कंपेयर कर देते हैं जिसका कि इनसे कोई लेना देना नहीं होता। कैसे कैसे जैसे यहां पर देखिए कि जिस प्रकार भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ, मनुष्य में राजनीतिक चेतना का भी धीरे धीरे जागृत हुई, अचानक नहीं हुई। जिस तरह भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ, मनुष्य में राजनीतिक चेतना का भी विकास धीरे धीरे हुई। और उसी प्रकार जो ये राजनीतिक चेतना राज्य के विकास में सहायक हुआ, ये राजनीतिक चेतना राज्य के विकास में सहायक हुआ। और राज्य के विकास के सबसे महत्वपूर्ण सहायक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला तत्व आप लिखेंगे राज्य के विकास में मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति। मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति या मनुष्य की प्रवृत्ति डायरेक्ट लिख सकते हैं, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति। ये तो याद रहेगा ना, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो क्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पढ़ते आए हैं। तो लिखेंगे मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति। इसमें क्या लिखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने की इसकी मूल प्रवृत्ति ही राज्य के विकास को जन्म दिया। मनुष्य जब साथ रहने लगे तो उसके स्वभाव और स्वार्थ में अंतर आने लगा। मनुष्य जब ये 100% होगा, कोई भी दो मनुष्य एक दूसरे का समान 100% कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। तो जब मनुष्य की क्या लिखेंगे इसमें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जब समाज में रहने लगे तो साथ रहने के कारण उनके स्वभाव और स्वार्थ में अलग अलग परिवर्तन आई, और अलग अलग स्वार्थ और परिवर्तन होने के कारण, स्वभाव और स्वार्थ होने के कारण विवाद पैदा हुआ, और इसी विवाद के समाधान के लिए राज्य का उदय हुआ। तो क्या बोले, लिखिए, दो शब्द मिला आपको इसमें, स्वभाव स्वार्थ, स्वभाव और स्वार्थ अलग, जिस वजह से क्या विवाद, और विवाद के बाद क्या राज्य का उदय, विवाद का समाधान, समाधान के लिए राज्य का उदय हुआ। तो अब इसमें आप लिख सकते हैं आराम से। और दूसरा अगर राज्य के देखें तो दूसरा है रक्त संबंध। कौन सा, रक्त संबंध, दूसरा तत्व रक्त संबंध। जब लोग एक परिवार के साथ, यानी जब एक परिवार के लोग साथ मिलकर रहने लगे तो उसमें एकता का भावना, आपसी प्रेम का भावना उत्पन्न हुआ। आपको बताएं कि परिवार सबसे प्रारंभिक या प्राचीन सामाजिक संगठन था, और जो संगठन किससे स्थापित होती थी, रक्त संबंध से स्थापित होती थी। और इसी रक्त संबंध ने जातीय एकता को जन्म दिया, और इस जातीय एकता जब परिवार बड़े होते गए तो एक गांव का रूप, एक समाज का रूप लिया, जो धीरे धीरे क्या हो बोल सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में सहायक हुआ। तो हम बोल सकते हैं परिवार सबसे प्रारंभिक या सबसे छोटी सामाजिक संगठन है, और यह सामाजिक संगठन रक्त संबंध से स्थापित होती है। और विभिन्न परिवार मिलकर, या जब परिवार बड़ा होने लगा, धीरे धीरे विकसित होने लगा, तो एक समाज का रूप लिया, और यही समाज को नियमित रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो क्या हुआ कि राज्य का उत्पत्ति हुआ।
ठीक, अगला आप लिखेंगे धर्म। ठीक, तीसरा क्या कारण है? धर्म। देखिए यह रक्त संबंध से भी ही स्थापित होता है। इसमें एक पैराग्राफ क्या लिखेंगे कि धर्म जो है रक्त संबंध से ही स्थापित होता है। धर्म रक्त संबंध से ही स्थापित होता है। और प्राचीन काल में या उत्तर प्राचीन काल में, प्राचीन काल में के अंतिम समय में जब विभिन्न धर्मों का उदय होने लगा तो राज्य की उत्पत्ति और विकास में धर्म एक बहुत बड़ा सहायक कारक बना, क्योंकि धर्म के नाम पर आम जनता को सेना में युद्ध करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए राजा लोग तैयार कर लेते थे। अब देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे रेशम मार्ग का। रेशम मार्ग, कुस्तुनतुनिया का पतन, तुर्की का उस पर आक्रमण, यह सब याद है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को। तो देखिए कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ, कैसे हुआ? इतना बड़ा साम्राज्य का पतन धर्म युद्ध के नाम पे। लोगों को बताया, यानी जो शामिल समाज में लोग थे, सेना में शामिल होने लगे, भाई क्यों जान दे, तुम्हारे लिए अच्छा खासा खा पी रहे हैं, सब कुछ है, सीधी सी बात है, राजा के लिए क्यों कोई जान देगा। तो एक भ्रांति फैलाई गई कि अगर इस राज्य पर कब्जा करोगे तो इस धर्म की जीत होगी। किसी धर्म का नाम नहीं लेंगे हम, इस धर्म की जीत होगी। और ले धर्म युद्ध, धर्म के नाम पे युद्ध, 4-10 आदमी कि अगर मारे गए युद्ध में तो ईश्वर जो है आपको, गॉड जो है आपको सीधे स्वर्ग देगा, स्वर्ग में 70-80 को बीवी देगा। ठीक है, तो इस आधार पे भाई इतनी बड़ी सुविधा, अब मरे तो भी फायदा, जीते तो भी फायदा, जीते तो भगवान जी खुश, मरे तो भगवान जी खुश, चलो जान देते हैं राज्य के लिए। तो राजा अपना स्वार्थ के लिए, अपने राज्य विस्तार के लिए लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया और लड़ाया। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब अगली बात करते हैं कि शक्ति। तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में शक्ति एक महत्वपूर्ण सहायक तत्व होता है, क्योंकि बिना शक्ति का कोई भी राज्य ना स्थिर रह सकती है, ना ही उनका विकास हो सकता है। अब देखिए इन क्वेश्चन को करने के बाद आप एक क्वेश्चन खुद से करेंगे, वो क्वेश्चन होगा कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य के कार्य को बताएंगे, स्वरूप को बताएंगे, मिलता जुलता है इसीलिए मैं नहीं करवा पा रहा हूं। तो ये सारे प्रश्न को एक बार एक साथ क्लियर कर लीजिए, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।